please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और बाजार पर नजर डाल लेते हैं। बाजार की शुरुआत आज अच्छी बढ़त के साथ हुई, हालांकि अपने दिन के ऊपरी स्तरों से बाजार थोड़ा सा हल्का हुआ है। अभी निफ्टी 10,400 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और वही सेंसेक्स को आप देखेंगे तो अब सिर्फ 65 अंकों की बढ़त इसमें देखी जा रही है। इंट्राडे हाई से करीब 250 अंक सेंसेक्स फिसल चुका है। बैंक और मिड कैप शेयरों में भी ऊपरी स्तरों से दबाव देखा गया है और बैंक निफ्टी अब लाल निशान में आ चुका है। 11 अंक नीचे बैंक निफ्टी अब ट्रेड कर रहा है। स्पेसिफिक अगर सेक्टर्स को देखें तो आज के सेशन में हमने थोड़ी बहुत रिकवरी मेटल्स में देखी, जहां पर कल काफी दबाव बिल्डअप हुआ था। रियल्टी, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में आज खरीदारी का मूव देखा गया है, लेकिन कमजोरी के साइड पर बैंकिंग स्पेस है और सरकारी बैंक खासतौर से आज के सेशन में वीकनेस दिखा रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हैं, साथ ही मिड कैप का एक्शन भी जानेंगे। आशीष मेरे सहयोगी भी बने हुए हैं, लेकिन पहले गाबा साहब की एक राय इंडेक्स पर ले लेते हैं। गाबा साहब, क्या व्यू है निफ्टी पर? 10,400 के ऊपर निकला जरूर आज, लेकिन अब उन लेवल्स पर टिक नहीं पा रहा, उसके नीचे अब आ चुका है। जिन्होंने अभी भी तेजी की पोजीशंस होल्ड की हुई है वो क्या करें और नई पोजीशंस बनाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? बिल्कुल दीपाली, यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है, अपर रीजन्स में भी सेलिंग प्रेशर है। कल का जो लो है अगर वो ब्रेक हो जाता है तो एक फ्रेश गिरावट आ सकती है। तो स्ट्रक्चरली कह सकते हैं तो वीकनेस तो है और अपर रीजन्स में सेलिंग प्रेशर है। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशंस हैं तो निकल जाना चाहिए। इसमें मेरे ख्याल से जगह खरीदने की नहीं है, रैलीज मिलती है उसका एडवांटेज लेकर निकल जाना चाहिए। ठीक है, रैलीज का एडवांटेज लेकर एग्जिट करने की सलाह है, नई पोजीशंस अभी अवॉइड करें। एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। दिन के निचले स्तरों पर अभी आ चुका है और लाल निशान में है। 24,817 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। गावा साहब, तो ऑलमोस्ट अपनी पूरी बढ़त गवा चुका है। इनफैक्ट मैं कहूँगा बैंक निफ्टी का जो लो है कल का 24,683 वो बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग लो है। तो पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी में अप मूव मिले और वो मिल जाता है तो कहाँ तक जा सकता है? शायद 10,400 करीब अप मूव मिल सकता है यहाँ पर अपर रीजन्स में। पॉसिबल है कि अप मूव मिले अराउंड 24,960-70 आसपास के करीब जा सकता है, लेकिन है वीकनेस यहाँ पर भी। ठीक है, वीकनेस यहाँ भी है और इन स्तरों से भी थोड़ा ये नीचे आ सकता है। लेकिन अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगर नई पोजीशंस बनानी हो तो ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं गाबा साहब? तो स्टॉक्स, एक तो बायोकॉन यहाँ पर ठीक ही नजर आता है। कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद एक बढ़िया ब्रेकआउट भी मिला है। इसका टारगेट है 660 का, स्टॉप होना चाहिए 620 का बायोकॉन। और दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है बॉम्बे डाइंग। यहाँ पर भी एक अच्छी गिरावट हुई थी, गिरावट के बाद थोड़ी गिरावट थम गई है और फ्रेश अप यहाँ पर शुरू हुआ है बॉम्बे डाइंग में। मुझे लगता है वक्त दीजिएगा, ये 290 का भी टारगेट नजर आता है, स्टॉप होना चाहिए 260 का बॉम्बे डाइंग। ठीक है, तो 260 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करने की सलाह है बॉम्बे डाइंग में। 290 के आपको टारगेट्स रखने हैं। और दूसरा स्टॉक है बायोकॉन, यहाँ भी तेजी की पोजीशंस बनाइए। 660 के टारगेट्स के लिए 620 का स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन मिड कैप का एक्शन अब जान लेते हैं। इंडेक्स हालांकि अभी ½ % ऊपर है, लेकिन स्टॉक्स कौन से हैं जो सबसे ज्यादा मोमेंटम दिखा रहे हैं, जान लेते हैं मिड कैप गेनर्स का हाल आशीष से। अच्छा दिन है, स्क्रीन आपको अच्छी नजर आएगी। हाँ, ऑफ हाई जरूर हम कामकाज कर रहे हैं, यानी कि दिन के हाई से नीचे हैं, लेकिन लो लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी आपको मिड कैप्स दिखाएंगे। ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट के आसपास दिन के लो से ये उछाल के साथ इस समय ½ % मजबूती के साथ कामकाज। जो स्टॉक्स फोकस में, एक तो आपने हेडलाइन मेंशन करा, रिलायंस इंफ्रा 2% का उछाल। वो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर कि दिल्ली मेट्रो को 3,500 करोड़ रुपए एस्क्रो अकाउंट में डालने पड़ेंगे, आर्बिट्रेशन इन्होंने जीत लिया है, उसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं स्टॉक पे पड़ता हुआ। हालांकि ये ग्रुप आज वैसे ही फोकस में, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन के क्रेडिट होल्डर्स की आज लंदन में एक बैठक होने वाली है, वो इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा जो स्टॉक्स हरकत में और फोकस में, एक तो आईडीबीआई बैंक, सबकी नजरें इस स्टॉक पर है। अच्छा मोमेंटम वापस पिकअप होता हुआ, बाजार शायद एंटिसिपेट कर रहा है कि सरकार विनिवेश जल्द करती हुई नजर आए, स्ट्रैटेजिक सेल होता हुआ नजर आए, और इसी तरह का बिल्डअप आप देख रहे हैं स्टॉक में, बहुत तगड़ा तूल। वकरंगी बैक टू बैक दूसरा दिन जब हम देख रहे हैं अपर सर्किट पे लॉक्ड, और उसी का रब ऑफ है पीसी ज्वेलर्स, जहां पे एक समय वकरंगी ने स्टेक एक्वायर कर लिया था, शेयर खरीद लिए थे, इसकी भी पिटाई हुई थी। और ऑब्वियस है कि इसमें अब पॉजिटिव बिल्डअप देखने को मिल रहा है, 2-2.5% आज मजबूती के साथ। और वायदा में भी हम देख रहे हैं तेजी की पोजीशन इस स्टॉक में अब जुड़ती हुई आपको नजर आएंगी। इनके अलावा जो स्टॉक्स बजिंग हैं, यानी वाकई हरकत में आपको नजर आएंगे, उसमें बजाज होल्डिंग्स 4-5% का उछाल, ओबरॉय रियल्टी जो मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट प्ले है 3% की मजबूती, बॉम्बे डाइंग, गाबा सर ने जिस स्टॉक की बात करी, अब तो 4% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में। और ग्रेफाइट इंडिया लगातार तूल पकड़ता हुआ, एक रिपोर्ट आई थी बीच में, उसके बाद फिर से एक्शन में स्टॉक्स आते हुए, और ग्रेफाइट आज 4% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा
एनबीएफसीज, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की अगुवाई में, हालांकि वो तो एक लार्ज कैप हो गया, निफ्टी 50 का कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन बाकी एनबीएफसीज आपकी स्क्रीन पर, एमएनएम फाइनेंशियल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, सारे के सारे स्टॉक्स 1.5 से 2-2.5% की आपको मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आएंगे। कुछ खबरों वाले स्टॉक्स और रिलायंस इंफ्रा के अलावा बीएमएल, कल आपको याद होगा रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि विनिवेश के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। कल ही हाई से ठंडा पड़ गया था और आज तो 5-6% की कमजोरी के साथ ट्रेड। चीनी कंपनीज प्रोडक्शन को लेकर इश्यू, हालांकि खबर एक अच्छी सेस को लेकर जरूर होगी, लेकिन इस समय एक्सेस प्रोडक्शन का भार झेल रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड चीनी स्टॉक्स में दबाव और इकलौता एक मिड कैप जो इस समय है वायदा में 3-3.5% का दबाव। यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्योंकि हरियाणा को लेकर इश्यूज, शराबबंदी, आधार इंप्लीमेंटेशन, 200 ग्राम पंचायत ने रोक लगा दी है शराब बिक्री पर, उन सब का नेगेटिव इंपैक्ट ये स्टॉक इस समय झेलता हुआ। इसके साथ साथ सरकारी बैंक्स, ये पॉकेट आज फिर से कमजोर होती हुई। बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, कैनरा बैंक, सभी के सभी 1.5 से 2% की कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए। और फाइनली आपकी स्क्रीन पर कुछ और नोटेबल मिड कैप लूजर्स आएंगे, जिसमें डिश टीवी में 4.5% का दबाव, कावेरी सीड्स और इसके साथ टीवीएस मोटर्स, ये वो स्टॉक्स हैं जो वायदा में आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। शुक्रिया आशीष ये एक्शन बताने के लिए। तो बैंकिंग पर दबाव है, हालांकि आईडीबीआई बैंक एक एक्सेप्शन है, उसके अलावा ज्यादातर बैंकिंग स्टॉक्स पर आज के सेशन में एक बार फिर से कमजोरी देखी जा रही है। आईडीबीआई बैंक पर एक राय ले लेते हैं। अच्छी मजबूती इसने पिछले 1 महीने के दौरान दिखाई है और ऑलमोस्ट 50% दौड़ा है 1 महीने के दौरान। 87 पर ही ट्रेड कर रहा है। गाबा साहब, यहाँ पर नेक्स्ट लाइकली टारगेट्स क्या हो सकते हैं? 94-95 ये जोन लगता है कि वहाँ तक जाने की पूरी संभावना है आईडीबीआई बैंक, तो अगर वहाँ चला जाता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है वहाँ पर। ठीक है, तो 94-95 तक जा सकता है। उन स्तरों पर मुनाफा वसूली स्टॉक में हावी हो सकती है, लेकिन फिलहाल पोजीशंस आपकी होल्ड आप रख सकते हैं। एक आशीष ने जिक्र किया एनबीएफसीज का, वहाँ भी अच्छी मोमेंटम देखा जा रहा है। आईबी हाउसिंग लार्ज कैप कैटेगरी का, इसके अलावा मिड कैप एनबीएफसीज में भी मूव ठीक ठाक है। एमएनएम फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स में अच्छा मूव है। भारत फाइनेंशियल अच्छी तेजी दिखा रहा है। यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्या? एनबीएफसीज में कोई स्पेसिफिक स्टॉक बता देंगे तो अच्छा रहेगा। एमएनएम फाइनेंशियल बताइए, डिहाई पर आ चुका है अभी। एमएनएम फाइनेंशियल वेल देख लेते हैं यहाँ पर, ये ऐसा मूव मिल सकता है। यहाँ पर 435 का स्टॉप है ऑन द अपसाइड, जो टारगेट है करीब 465 यहाँ तक नजर आते हैं। जी, अभी भी करीब 2.25% की मजबूती लेकर ये दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। तो पूरे फाइनेंशियल स्पेस को देखें तो एनबीएफसी आज परफॉर्म कर रहे हैं, वहीं बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो कमजोरी दिखा रहे हैं। और बैंकों में पिछले कई दिनों से दबाव हमने देखा भी है। पीएनबी फ्रॉड मामले की जो आंच है वो पूरे ही बैंकिंग स्पेस पर हावी हुई है। और अब इसी मामले से जुड़ी हुई एक डेवलपमेंट ये हुई है कि पीएनबी मामले में एसएफआईओ ने दूसरे बैंकों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। और इस मामले में एसएफआईओ ने आईसीआईसीआई बैंक की चंदा कोचर और एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा को समन किया है। इस खबर पर और डिटेल्स ले लेते हैं। मेरे सहयोगी असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं। असीम, चंदा कोचर और शिखा शर्मा को समन किया गया है। इसके अलावा पीएनबी के जो एग्जिस्टिंग एमडी और सीईओ हैं उनको भी वेडनेसडे को समन करने की बात हो रही है। अब तक की अपडेट है क्या, और क्या ये मानकर चला जाए कि और भी बैंकों के चीफ से पूछताछ हो सकती है इस पूरे ही मसले से जुड़ी हुई? देखिए, एसएफआईओ जो है पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की जो है जांच कर रहा है। एसएफआईओ ने पाया कि जो लोन है काफ़ी सारा एक्सटेंड जो है वो किया गया था मेहुल चौकसी और नीरव मोदी से जुड़ी हुई कंपनियों में, और एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जो है इसमें लीड पार्टनर थे। तो उसको देखते हुए जो चंदा कोचर है और उनकी एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा है, इन दोनों को जो है सम्मन किया गया है। इनको आज उपस्थित जो है वो होना था। जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली कि चंदा कोचर जो है आज उपस्थित नहीं हुई, उन्होंने 10 दिन का वक्त जो है और मांगा है, जबकि शिखा शर्मा जो है आज ही उपस्थित जो है वो हो सकती हैं। साथ ही साथ उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के सीएमडी हैं, उनको भी कल जो है पूछताछ के लिए बुलाया है। और ये खासतौर पे एसएफआई के पास ये जानकारी है कि करीबन 400 से ज़्यादा कंपनियां इनसे जुड़ी हुई थी, जिनके जरिए कि सारा पैसा जो है बाहर भेजा गया। तो ये पूछताछ करके तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इनको लोन जो है एक्सटेंड किया गया, क्या क्या इनसे गारंटी जो है वो ली गई और किस तरह से ये सारा मामला जो है इसको अंजाम जो है वो दिया गया। तो चंदा कोचर भी कुछ दिनों के बाद जो है उपस्थित होंगी। शिखा शर्मा आज उपस्थित हो सकती है और साथ ही साथ जो पंजाब नेशनल बैंक के सीएमडी हैं वो कल जो है एसएफआईओ के सामने जो है उपस्थित होंगे। जी, पीएनबी के जो एमडी हैं सुनील मेहता, वो कल उनसे पूछताछ होगी। और आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, हालांकि आप स्टॉक्स का रिएक्शन देखें तो आईसीआईसीआई बैंक दिन के निचले स्तरों के आसपास ही ट्रेड करे। क्विक कमेंट आईसीआईसीआई बैंक पर, गाबा साहब 300 के लेवल को अभी भी होल्ड कर रहा है ये, अगर वो ब्रेक हुआ तो क्या बिकवाली हावी हो सकती है और कितनी पॉसिबिलिटी है कि इन स्तरों के आसपास सस्टेन कर ले? लगता है ब्रेक होगा दीपाली, क्योंकि वीकनेस तो काफ़ी हद तक नजर आ रही है। होल्ड करा है लेकिन होल्ड करना इज नॉट इनफ, स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। पॉसिबल है कि 280 का लेवल भी देखने को मिल सकता है आईसीआईसीआई बैंक में, तो है वीकनेस यहाँ पे। वीकनेस है, 280 तक ये स्लिप हो सकता है। अभी भी 0.5% से ज्यादा की कमजोरी ये स्टॉक दिखा रहा है। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं आज का तत्काल ट्रेड का आइडिया।
और निशान जैन जो कि डायरेक्टर हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के, उन्होंने पिक किया है फेडरल बैंक को। बिकवाली करने की सलाह ये दे रहे हैं और इनका मानना है कि इन स्तरों से स्लिप हो सकता है, इसलिए 88 का टारगेट है इनकी ओर से। स्टॉप लॉस आपको 94 के लेवल्स पर मेंटेन करना है, तो बेचने की सलाह है फेडरल बैंक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और निफ्टी अभी भी 40 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 10,398 पर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स करीब 80 अंक ऊपर है, लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों से बाजार थोड़ा सा हल्का हुआ है। बैंक निफ्टी वापस हरे निशान में लौटता हुआ करीब 28 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर आज कौन से स्टॉक्स हैं ये जान लेते हैं और चलते हैं सोनम मेहता के पास। बताइए सोनम। शुरुआत बीईएल के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे कवरेज शुरू किया है। ओवेट की रेटिंग के साथ कवरेज शुरू हुआ है। 185 का टारगेट दे रहे हैं। मौजूद भाव से उनको स्टॉक में 19% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। उनका मानना है कंपनी का जो नॉन डिफेंस और जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है वही आगे चलकर अब कंपनी के लिए ग्रोथ ड्राइव करती हुई दिखाई देगी और कंपनी को जबरदस्त ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। माना जा रहा है 6,000 करोड़ के 2 ऑर्डर्स कंपनी को मिल सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा बूस्टर रहेंगे कंपनी के ऑर्डर पोर्टफोलियो को बड़ा करने के लिए। HSBC पर गोदरेज प्रॉपर्टीज की यहाँ पर रिपोर्ट आई है। बाई की रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट यहाँ पे बढ़ा दिया है। 750 से 825 का टारगेट कर दिया है गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। मौजूदा भाव से 7% का अपसाइड उनको दिखाई दे रहा है। उनका मानना है कंपनी का पोर्टफोलियो बेहद ही स्ट्रॉन्ग है और साथ ही कंपनी का जो प्रोजेक्ट एडिशंस है वो सेल से भी ज्यादा फास्टर चल रहे हैं, तो काफी बड़ा रूम है ग्रोथ के लिए इस कंपनी के लिए। HSBC की रिपोर्ट फोर्टिस हेल्थकेयर पे भी आई है। बाई की रेटिंग दे रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म आउटलुक है उनका स्टॉक पर। 172 से टारगेट को बढ़ाकर 190 का कर रहे हैं। उनका मानना है कितने भी चैलेंजेस हो या फिर काफी सारे चैलेंजेस चल रहे हैं कंपनी को लेकर, उसके बावजूद लॉन्ग टर्म पिक्चर कंपनी का बेहद ही मजबूत है और कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो एक बेहतरीन लेवल्स पे बना हुआ है। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है। सिएंट पर आज आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे रहे हैं। टारगेट 750 का, मौजूदा भाव से 20% का अपसाइड उनको दिखाई दे रहा है। उनका मानना है कंपनी का बिजनेस मोमेंटम काफी सॉलिड है और मार्जिन्स काफी कंफर्टेबल लेवल पे है। आगे चलकर कंपनी अपने रेवेन्यू के फ्रंट पे जबरदस्त ग्रो कर पाएगी। फाइनली लोकल फ्रंट पे कोटक की रिपोर्ट आई है एक्सोनो नोबल पर। ये स्टॉक पे उन्होंने कवरेज शुरू किया है। टारगेट 2250 का दे रही है। बाई की रेटिंग है यहाँ पर। उनका मानना है जो दूसरे उनके इंडस्ट्री प्लेयर्स है या फिर उनके जो पीयर्स है उनके मुकाबले जो एक वैल्यूएशन था गैप वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक बहुत बड़ा बूस्टर है और ये कंपनी अपने पोजीशन में काफी अच्छा कर रही है, तो आगे चलकर भी जबरदस्त ग्रो कर पाएगी। शुक्रिया सोनम आपका ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो मिड कैप स्टॉक्स है जहां पर ब्रोकर हाउसेस की आज फ्रेश रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन कुछ शेयर्स देखिए आप चुनिंदा जो कि दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुके हैं। एक तो जी एंटरटेनमेंट है, आज ये निफ्टी का सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है, डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। बजाज फाइनेंस पिछले 15-20 मिनट में स्पेशली इसमें खरीदारी आती हुई दिखी है। ये स्टॉक भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है। एक आईजीएल को और देख लेते हैं। आज पूरे ही तेल गैस स्पेस में खरीदारी बनी भी है। आईजीएल भी अगेन डे हाई पर ट्रेड कर रहा है और अगर पूरे ऑयल एंड गैस पैक को देखें तो आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में तेजी रही है। HPCL, BPCL, IOC ये एक्टिव स्टॉक्स रहे हैं। MRPL, आईजीएल में भी अच्छा मूव है। आईजीएल पर स्पेशली गाबा साहब अपनी राय आप दीजिए, क्योंकि ये वायदा में भी काफी एक्टिव है और इसका अगर ओपन इंटरेस्ट देखें तो वहां भी 10% का इजाफा देखा गया है। अच्छा करेक्शन था, वो खत्म हुआ, फ्रेश अपमूव शुरू हुआ। आईजीएल में 310 का स्टॉप होना चाहिए, मुझे वक्त दीजिएगा। 330 यहाँ तक जाने की संभावना है। ठीक है, तो 310 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस बनाई जा सकती हैं और ये 330 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है। अभी भी ये दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है। फार्मा का आपने इनफैक्ट बायोकॉन पर अपनी स्ट्रैटेजी बताई है, लेकिन आज और भी फार्मा स्टॉक्स है, ग्लेनमार्क फार्मा और बिंदु फार्मा, जहां पर अच्छा मूव है। कोई और फार्मा स्टॉक ऐसा लग रहा है जहां पर पोजीशंस तेजी की बनाई जा सकती है? मुझे लगता है लोअर लेवल्स पे ग्लेनमार्क में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसका टारगेट है मुझे ऑन द अपसाइड कुछ 620 का नजर आता है। वहां तक चला जाएगा, लेकिन उसे थोड़ा वक्त लगेगा। इसमें अगर थोड़े टिप्स मिल जाते हैं तो एक खरीदारी का मौका बन जाता है ग्लेनमार्क। ठीक है, तो ये स्टॉक है जहां पर ऑन डिप्स तेजी की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। अभी भी हालांकि ये 2.25% की मजबूती दिखा रहा है। कुछ और चुनिंदा शेयर्स हैं, उन पर राय ले लेते हैं। आईडीबीआई बैंक की ऑलरेडी हमने बातचीत की, लेकिन एक बार देख लेते हैं मेटल स्टॉक्स को, स्पेशली JSPL को, जो यहाँ पर अभी भी 2.5% का मूव है और स्टॉक ठीक ठाक मोमेंटम में है आज। और अगेन वायदा में भी सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टॉक है। अगर ये मेटल स्पेस की बात करें तो 243 के लेवल्स अभी भी देखे जा रहे हैं। मेटल स्टॉक्स कल की गिरावट के बाद आज थोड़ा सा वॉलेटाइल रहे हैं, लेकिन बढ़त को अभी भी होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मेटल स्टॉक्स पर राय क्या है, या फिर स्पेशली JSPL जैसे शेयर्स पर क्या करना चाहिए अभी? तो जिंदा स्टील में क्लैरिटी तो है नहीं। हाँ, अपमूव नजर आ रहा है, करीब 2.5% ऊपर है, लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी है नहीं, तो इसलिए बेस्ट अवॉइडेड होना चाहिए।
जी, अवॉइड करने की सलाह है। लेकिन आशीष ने थोड़ी देर पहले काफ़ी सारे स्टॉक्स बताए थे जो कि फोकस में, उसमें पीसी ज्वेलर्स का भी जिक्र किया था। हालांकि ये स्टॉक बहुत ही वॉलेटाइल रहा है पिछले 1-1.5 महीने में अगर इसके मूव की बात करें तो, लेकिन आज वापस 3% की स्ट्रेंथ इसमें देखी जा रही है। वायदा में भी एक्टिव स्टॉक है, यार 2.25% का मूव अभी भी इसमें बना हुआ है। ये कैसा लग रहा है गाबा साहब, इन लेवल्स पे पर तेजी की पोजीशन अगर है तो निकल आए बाहर या फिर होल्ड रखे? मेरे ख्याल से निकलने का मौका है यहाँ पर। मुझे डाउन मूव में पॉज है, अगर फ्रेश डाउन मूव शुरू होता है एक लेवल करीब 330 या 28 ब्रेक हो जाता है तो में फ्रेश गिरावट आ सकती है। स्ट्रेंथ तो पीसी ज्वेलर्स में फिलहाल नजर नहीं आती। जी, एक बार क्विकली वोल्टास को और देख लेते हैं। जैसे जैसे गर्मियों की शुरुआत हो रही है वापस स्टॉक का मूव शुरू हो गया, अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। 2% की स्ट्रेंथ इसमें देखी जा रही है। और पिछले साल भी गाबा साहब आपको याद होगा कि इसने मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स ही चलना शुरू किया था और पिछले 3-4 महीने तक इसकी जो तेजी का ट्रेंड था वो बरकरार रहा था। क्विक व्यू इस पर आपका? बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है अराउंड 585 के आसपास। उसके बाद जो अपमूव मिला है मुझे लगता है 660 680 ये एक जोन है, वहाँ तक जरूर ले जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। तो वोल्टास ठीक ही नजर आता है। ठीक है, होल्ड किया जा सकता है, थोड़ा समय दीजिए। 660 680 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है। और अब बात करते हैं आज की एक इंपॉर्टेंट खबर की। दरअसल जीएसटी के तहत टैक्स रिटर्न भरने के लिए 3 की बजाय सिर्फ एक ही फॉर्म भरने की व्यवस्था शुरू की जा सकती है और उसी एक फॉर्म के आधार पर रिटर्न दिया जा सकता है। शनिवार यानी 10 मार्च को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। पूरी डिटेल्स जान लेते हैं और हमारे साथ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय मौजूद हैं। लक्ष्मण, बताइए जो 10 मार्च को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, इस काउंसिल की बैठक में 3 बड़े और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सबसे अहम फैसला ये होगा कि अभी जीएसटी के तहत रिटर्न फाइल करने के लिए आपको 3 अलग अलग फॉर्म भरने होते हैं। अब 3 की बजाय सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा, यानी रिटर्न भरने की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। दूसरा, जो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस मायने में कि रिफंड की प्रक्रिया आसान की जाएगी। अभी क्या होता है कि मान लिया जाए मेरी कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, मैं आपको होलसेलर है, आपको कोई सामान भेजता हूँ तो मुझे उस पर जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन वो जीएसटी का रिफंड मुझे तब तक नहीं मिलता है जब तक कि मेरे इनवॉइस और आपके इनवॉइस यानी विक्रेता के इनवॉइस और खरीदार के इनवॉइस में मैचिंग ना हो जाए। मैचिंग नहीं होने की वजह से काफ़ी बड़ी संख्या में रिफंड अभी तक अटका पड़ा है। तो अब नई व्यवस्था ये की जा रही है कि जैसे ही विक्रेता ने अपना इनवॉइस जारी कर दिया, यानी हमने जैसे इनवॉइस जारी कर दिया कि हमने आपको इतना सामान बेचा है, हमने इतना जीएसटी चुकाया है, तो उसी के आधार पर हमको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में मतभेद है। मतभेद ये है कि कई लोगों को आशंका है कि ऐसे में कई लोग फर्जी कंपनी खोल करके फर्जी इनवॉइस जारी करके उस पर फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेंगे, रिफंड ले लेंगे। इससे बचने के लिए सरकार ये व्यवस्था कर रही है जब तक कि विक्रेता पूरी तरह से जीएसटी ना चुका दे तब तक रिफंड ना दिया जाए। तो इस व्यवस्था को जीएसटी काउंसिल की बैठक को मंजूरी मिल सकती है। और तीसरा फैसला, ई-वे बिल की व्यवस्था को 1 अप्रैल से लागू किया जाए, इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल जाएगी। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो 10 मार्च को महत्वपूर्ण बैठक है जीएसटी काउंसिल की और जैसे कि बताया लक्ष्मण ने, कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं या फिर ये कहें कि जो मौजूदा रिटर्न भरने की व्यवस्था है उसको आसान किया जा सकता है। गाबा साहब आपका भी शुक्रिया सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद अब देखिए नो योर कंपनी, और आज नो योर कंपनी में बात करेंगे एनआईटी के सीईओ सपनेश लाला से। नमस्कार।